आज की हमारी कहानी का नाम है माता पिता की छाया। जब वे घर पहुँचे तो आग बुझ चुकी थी, लेकिन घर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। घर खंडर में तब्दील हो चुका था, चारों ओर राख फैली थी। कहीं भी बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई जली हुई हड्डी, ना कोई संकेत। वे लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे और पसीने से लथपथ एक माँ की चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरे बच्चे कहाँ हैं? भगवान मेरे बच्चों को बचा लो। पिता और माँ दोनों ही टूट चुके थे। दुनिया जैसे खत्म हो गई हो, ऐसा महसूस हो रहा था। आसपास के लोग भी स्तब्ध थे और सहानुभूति से उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। राधे श्याम जी और सरला देवी का परिवार गांव में बहुत सम्मानित था। गांव के लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए हमेशा उनकी सराहना करते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें सभी के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया था। गांव के लोग जब भी किसी सलाह की आवश्यकता महसूस करते तो वे राधे श्याम जी के पास आते थे। उनकी सोच सुलझी हुई और समझदार थी और वह हमेशा सभी की मदद के लिए तैयार रहते थे। सरला देवी भी गांव की महिलाओं के बीच बहुत प्रिय थीं। वह बहुत स्नेही और मददगार थीं और उनके पास जीवन की हर कठिनाई का समाधान निकालने की कला थी। वह महिलाओं को न केवल सिलाई कढ़ाई सिखाती थीं, बल्कि उन्हें जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर भी मार्गदर्शन देती थीं। उनका धैर्य और सकारात्मक सोच सभी को प्रेरणा देती थी। राधे श्याम जी और सरला देवी का जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु वे दोनों इस बात से संतुष्ट थे कि उनके बच्चे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उनकी छोटी सी दुनिया में खुशी और संतोष का माहौल हमेशा बना रहता था। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, परंतु उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग का खजाना था। राधे श्याम जी के पास बहुत कम जमीन थी, जो उनके परिवार के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं दे पा रही थी। फिर भी वह खेती के माध्यम से जितना हो सके उतना प्रयास करते थे कि घर का खर्चा चल सके। खेत की मिट्टी पर फसल उगाना जितना कठिन था, उतना ही कठिन था अपने सीमित साधनों के साथ अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। उनके पास कुछ बीघा जमीन थी जो सूखा पड़ने या अत्यधिक बारिश होने पर अक्सर फसल खराब कर देती थी। इसी कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, परंतु उन्होंने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। राधे श्याम जी के साथ उनकी पत्नी सरला देवी भी इस कठिनाई भरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सरला देवी एक बहुत ही साधारण परंतु दृढ़ महिला थीं। उन्होंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष को जिया। सरला देवी सिलाई और कढ़ाई का काम करके परिवार की मदद करती थीं। उनके पास कुछ पुरानी सिलाई मशीन थी, जिसे वह बड़े स्नेह और मेहनत से चलाती थीं। गांव की महिलाएं उनसे कपड़े सिलवाने आती थीं और इसी छोटे काम से वह परिवार के आर्थिक संकट को कुछ हद तक कम करने में सहायता करती थीं। राधे श्याम जी और सरला देवी का एक बेटा अमित और एक बेटी रंजना थी। दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी थे। अमित और रंजना की शिक्षा उनके माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। राधे श्याम जी और सरला देवी ने यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह अपने माता पिता की कड़ी मेहनत को समझता था और जानता था कि उसके पास जो अवसर है वह उसे अपने भविष्य को संवारने के लिए है। वह दिन रात मेहनत करता था और हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। उसे गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। वहीं रंजना भी अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी। वह साहित्य और कला में विशेष रुचि रखती थी और गांव के स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। राधे श्याम जी और सरला देवी ने बहुत मुश्किलों के बावजूद अमित और रंजना को गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया था।
दोनों बच्चों को पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन गांव में उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं थीं। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कई बलिदान किए। राधे श्याम जी ने खेती के काम से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, उसका अधिकांश हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। सरला देवी भी अपने सिलाई कढ़ाई के काम से जो भी पैसा कमा पाती थीं, उसे बच्चों की शिक्षा के लिए बचाती थीं। गांव में जीवन वैसे भी मुश्किल था और राधे श्याम जी के परिवार के लिए यह और भी कठिन था, क्योंकि उनकी जमीन से बहुत कम उत्पादन होता था। कई बार फसल खराब हो जाती थी या मौसम की मार से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। ऐसे में परिवार को कई बार उधार लेकर काम चलाना पड़ता था, परंतु राधे श्याम जी और सरला देवी ने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि कठिनाइयाँ भी जीवन का एक हिस्सा होती हैं और उन्हें सहन करने से ही मनुष्य मजबूत बनता है। सरला देवी ने अपनी मेहनत और संकल्प से कई बार परिवार को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। जब भी जरूरत पड़ती, वह अपने कढ़ाई के काम को बढ़ाने की कोशिश करती ताकि परिवार का खर्च चल सके। गांव में लोग उनकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहती थीं। अगर किसी महिला को सिलाई का काम सीखना होता तो सरला देवी उसे सिखाने के लिए खुशी खुशी समय निकालती। अमित और रंजना अपने माता पिता के संघर्ष को समझते थे और वे भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनके संस्कारों में अपने माता पिता के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव गहरा था। वे जानते थे कि उनके माता पिता ने अपने जीवन की कई खुशियां त्याग दी हैं ताकि वे एक अच्छा भविष्य बना सकें। राधे श्याम जी और सरला देवी की जीवन शैली सरल थी, परंतु उसमें अपनापन और सच्चाई थी। वे इस बात में विश्वास रखते थे कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण ईमानदारी, मेहनत और परिवार का साथ होता है। अमित राधे श्याम जी का बेटा अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई में अव्वल आता रहा। वहीं रंजना भी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करती रही। परिवार ने जैसे तैसे उन्हें शिक्षित किया और अब उनके प्रयास रंग लाने वाले थे। अमित की मेहनत का परिणाम तब आया जब उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। यह खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अमित को एक बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली थी। यह नौकरी उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, खासकर उसके माता पिता के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था। गांव में सभी लोग अमित की इस उपलब्धि से बहुत खुश थे। राधे श्याम जी और सरला देवी का गर्व का ठिकाना नहीं था। उन्हें अपने बेटे पर बहुत नाज था और यह उनकी मेहनत का ही फल था कि उनका बेटा अब एक सफल करियर की ओर अग्रसर हो रहा था। अमित को नौकरी मिलने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। राधे श्याम जी के परिवार का जीवन अब पहले से थोड़ा आसान हो गया था। जहां पहले उन्हें हर छोटी चीज के लिए सोचना पड़ता था, अब वे थोड़ी राहत महसूस कर सकते थे। हालांकि राधे श्याम जी और सरला देवी की सादगी में कोई बदलाव नहीं आया। वे हमेशा की तरह सरल जीवन जीते रहे और अपने गांव में सभी का आदर करते रहे। अमित की नौकरी ने सिर्फ आर्थिक स्थिति में ही नहीं, बल्कि परिवार के माहौल में भी बदलाव लाया। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल रहता था। रंजना भी अपने भाई की इस सफलता से बहुत खुश थी। उसने हमेशा अपने भाई को मेहनत करते हुए देखा था और अब उसकी मेहनत का फल मिल रहा था। अमित की नौकरी लगने के बाद राधे श्याम जी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सोचा। अब उनकी बेटी रंजना की शादी की बात भी उनके मन में आने लगी थी। रंजना अब बड़ी हो गई थी और राधे श्याम जी चाहते थे कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचें। राधे श्याम जी और सरला देवी ने कई सालों तक अपने बच्चों के लिए बलिदान दिए थे और अब वे चाहते थे कि उनके बच्चे अपने जीवन में खुश रहें। वे रंजना की शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहते थे,
जो उसके साथ जीवन भर सुख दुख में साथ दे सके। राधे श्याम जी और सरला देवी दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में करेंगे जो न केवल आर्थिक रूप से स्थिर हो बल्कि संस्कारों में भी अच्छा हो। उन्हें यह विश्वास था कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, वैसे ही वह अपने नए परिवार में भी स्नेह और सम्मान के साथ रहेगी। राधे श्याम जी ने अपनी बेटी रंजना के लिए एक अच्छे घर की खोज शुरू की। गांव में और आसपास के इलाकों में उन्होंने कई जगह से बात की। वे चाहते थे कि रंजना का जीवन साथी ऐसा हो जो उसकी कद्र कर सके और उसे समझ सके। उन्होंने कई परिवारों से बात की, लेकिन उनके मन की संतुष्टि नहीं हो पाई। इसी दौरान अमित ने भी अपने माता पिता की मदद करने का निर्णय लिया। अमित अपने माता पिता को परेशान नहीं देख सकता था। अब जब उसकी नौकरी लग गई थी और वह आर्थिक रूप से सक्षम हो गया था, तो वह भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो। उसने अपने माता पिता से कहा कि वे चिंता न करें और वह अपनी बहन की शादी के लिए जो भी आवश्यक होगा वह सब कुछ करेगा। अमित ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से भी बात की और उनकी मदद से कुछ अच्छे परिवारों से संपर्क किया। अब पूरा परिवार इस बात के लिए तैयार था कि वे रंजना की शादी को लेकर सही निर्णय लें। अमित की नौकरी के कारण अब परिवार में आर्थिक तनाव नहीं था, जिससे राधे श्याम जी और सरला देवी ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद अमित के एक सहकर्मी के माध्यम से एक अच्छे परिवार से संपर्क हुआ। यह परिवार एक प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवार था और उनका बेटा भी पढ़ा लिखा और एक अच्छी नौकरी में था। राधे श्याम जी और सरला देवी को यह परिवार बहुत पसंद आया और उन्होंने सोचा कि यह परिवार रंजना के लिए सही होगा। रंजना के लिए यह प्रस्ताव सभी को सही लगा और परिवार ने आपस में मुलाकात की। रंजना का होने वाला पति एक शिक्षित और समझदार युवक था, जिसने भी अपने माता पिता के संस्कारों का पालन किया था। रंजना और उस युवक की मुलाकात भी हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। जब राधे श्याम जी और सरला देवी ने यह निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी की शादी इस परिवार में करेंगे, तो पूरे घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल बन गया। अब रंजना की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए और सभी ने मिलकर इस शुभ कार्य को संपन्न करने में मदद की। अमित भी अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुट गया। उसने अपने माता पिता का हर संभव सहयोग किया। उसने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और घर आकर अपने माता पिता की मदद करने लगा। रंजना की शादी गांव में ही धूमधाम से की गई। गांव के सभी लोग इस खुशी में शामिल हुए और सभी ने रंजना को आशीर्वाद दिया कि वह अपने नए घर में हमेशा खुश रहे। रंजना की शादी एक अच्छे घर में हो गई थी और वह अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुश थी। उसके ससुराल वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसे अपने घर की बेटी मानते थे। रंजना के पति ने भी उसे हर तरह से सपोर्ट किया और उसका ध्यान रखा। शादी के बाद रंजना का जीवन बहुत सुखी था और वह अपने नए परिवार में बहुत खुश थी। राधे श्याम जी और सरला देवी भी बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अब उनके दोनों बच्चे अपने अपने जीवन में खुश थे और यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। अमित भी अपने करियर में तरक्की कर रहा था और रंजना भी अपने नए जीवन में सुखी थी। अमित अपनी नौकरी में बहुत अच्छा कर रहा था। कंपनी में उसका प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा और वह अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहा। इसी दौरान अमित की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम निशा था। निशा भी उसी कंपनी में काम करती थी और वह बेहद समझदार और आत्मनिर्भर थी। निशा और अमित के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया। काम के दौरान उनका एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहता था और धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरे संबंध में बदल गई। अमित को निशा की सादगी, उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता बहुत पसंद आई।
उसे लगा कि निशा उसके जीवन साथी के रूप में एकदम सही होगी। अमित ने यह फैसला किया कि वह अपने माता पिता को अपनी पसंद के बारे में बताएगा और उनसे इस रिश्ते के लिए सहमति लेगा। उसे पता था कि उसके माता पिता बहुत ही समझदार और खुले विचारों वाले हैं, परंतु फिर भी वह थोड़ा संकोच कर रहा था। अमित को यह डर था कि गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों के कारण कहीं उसके माता पिता निशा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना जताएं। एक शाम को अमित ने अपने माता पिता से बात करने का निश्चय किया। वह जानता था कि उनका परिवार संस्कारों में पला बड़ा है और उसे इस बात का यकीन था कि उसके माता पिता उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखेंगे। अमित ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की और कहा, पिताजी, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मुझे समझें और अपना आशीर्वाद दें। राधे श्याम जी और सरला देवी ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, बिल्कुल बेटा, कहो क्या बात है। अमित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ, पिताजी, मैंने अपने ऑफिस में एक लड़की को पसंद किया है। उसका नाम निशा है और वह बहुत ही सुलझी हुई और मेहनती लड़की है। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिले और उसे जाने। यह सुनकर सरला देवी जी ने पूछा, बेटा, क्या तुम निशा से पूरी तरह से परिचित हो? क्या तुमने उसके परिवार और उसके बारे में पूरी जानकारी ली है? अमित ने उत्तर दिया, जी माँ, मैंने उसके परिवार के बारे में जानकारी ली है। वे लोग बहुत अच्छे और संस्कारी हैं। निशा भी बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीती है और मुझे विश्वास है कि वह हमारे परिवार के साथ अच्छे से तालमेल बिठा सकेगी। राधे श्याम जी ने भी गंभीरता से अमित की बात सुनी और बोले, बेटा, अगर तुमने अपने जीवन साथी का चुनाव सोच समझकर किया है और तुम्हें यकीन है कि निशा हमारे परिवार के संस्कारों और मूल्यों को समझेगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपने माता पिता से यही उम्मीद थी कि वे उसकी पसंद को स्वीकार करेंगे और उन्हें निशा के साथ शादी करने की अनुमति देंगे। निशा ने अपने सादगीपूर्ण व्यवहार और आदर भाव से राधे श्याम जी और सरला देवी का दिल जीत लिया। सरला देवी ने निशा से कुछ घरेलू और पारिवारिक बातों पर चर्चा की और उन्हें निशा का जवाब बहुत अच्छा लगा। निशा न केवल अपने काम में कुशल थी, बल्कि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी समझती थी। अमित की शादी निशा से हो गई, जो एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। निशा और अमित का रिश्ता बहुत ही प्यार और आपसी समझदारी पर आधारित था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन की नई यात्रा शुरू की और कुछ सालों में उनके परिवार में 2 नन्हे मेहमानों का आगमन हुआ। जब अमित और निशा के घर में उनकी पहली संतान, एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, तो उनके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ गई। यह उनका पहला बच्चा था और वे दोनों बहुत उत्साहित थे। बेटी का नाम उन्होंने आर्या रखा। आर्या के जन्म के बाद उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें वे माता पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार थे। अमित और निशा ने अपने व्यस्त जीवन के बावजूद अपने बच्चों की देखभाल के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश की। कुछ सालों बाद उनके परिवार में एक और खुशी आई, जब उनका दूसरा बच्चा हुआ, जो एक प्यारा सा लड़का था। उसका नाम उन्होंने आरव रखा। अब उनके परिवार में 4 सदस्य हो गए थे और उनकी जिंदगी पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गई थी। अमित और निशा दोनों अपने बच्चों के पालन पोषण में पूरी तरह से लगे हुए थे। अमित और निशा की शादी के बाद वे शहर में ही रहने लगे थे, क्योंकि अमित की नौकरी शहर में थी और निशा भी वही काम करती थी। उनके माता पिता राधे श्याम जी और सरला देवी गांव में ही रहते थे। शुरुआत में जब अमित और निशा की शादी हुई थी, तो वे अपने माता पिता से मिलने गांव आते थे, लेकिन समय के साथ उनकी मुलाकातें कम होती गईं।
अमित अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया था कि वह बहुत कम ही गांव जा पाता था। हालांकि वह अपने माता पिता से फोन पर बातचीत करता रहता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय कम ही मिल पाता था। राधे श्याम जी और सरला देवी अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए तरसते रहते थे, लेकिन वे समझते थे कि अब अमित की अपनी जिम्मेदारियां हैं और उसे समय निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ समय बाद अमित को एहसास हुआ कि वह अपने माता पिता से दूर रहकर उनके साथ वह समय नहीं बिता पा रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उसे यह भी समझ में आया कि उसके माता पिता अब बुजुर्ग हो गए हैं और उन्हें उसकी देखभाल की ज़रूरत हो सकती है। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने परिवार के साथ गांव जाकर कुछ दिन अपने माता पिता के साथ बिताएगा। अमित ने अपने माता पिता से फ़ोन पर बात की और उन्हें बताया कि वह निशा और बच्चों के साथ गांव आ रहा है। यह सुनते ही राधे श्याम जी और सरला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों बहुत उत्साहित थे और बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे जब अपने बेटे बहू और पोते पोती से मिलेंगे। अमित ने निशा और अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव का सफ़र शुरू किया। बच्चों के लिए यह पहली बार था जब वे अपने दादा दादी से मिलने जा रहे थे और उन्हें यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि गांव का जीवन कैसा होता है। शहर की चकाचौंध से दूर यह यात्रा उनके लिए एक नई और रोमांचक अनुभव होने वाली थी। जैसे ही अमित अपने परिवार के साथ गांव पहुंचा, राधे श्याम जी और सरला देवी ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। गांव का घर पहले से ही सजाया गया था और राधे श्याम जी और सरला देवी अपने बेटे और बहू के स्वागत के लिए हर तरह से तैयार थे। जब उन्होंने अपने पोते पोती को पहली बार देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे इतने खुश थे कि अपने जज्बातों को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। सरला देवी ने तुरंत अपनी पोती आर्या को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। वहीं राधे श्याम जी अपने पोते आरब को देखकर बेहद खुश हुए और उसे अपने पास बुला लिया। बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ जल्द ही घुल मिल गए। उनके मन में अब गांव की सरलता और स्नेह का असर साफ दिखने लगा था। अमित और निशा के बच्चों के लिए गांव का जीवन एकदम नया था। उन्होंने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के विपरीत गांव की शांति और सरलता का आनंद लिया। आर्या और आरब ने गांव के खुले मैदान में खेलना शुरू किया। वे खेतों में घूमते और जानवरों को देखकर बहुत खुश होते थे। राधे श्याम जी और सरला देवी ने अपने पोते पोती को गांव की सादगी और वहाँ के जीवन के बारे में सिखाना शुरू किया। वे उन्हें खेतों की सैर पर ले गए, जहाँ बच्चों ने फसलों को उगते हुए देखा और खेती के कामों के बारे में सीखा। सरला देवी ने बच्चों को गांव के पारंपरिक खेल सिखाए, जैसे लट्टू घुमाना, गिल्ली डंडा खेलना और मिट्टी के खिलौनों से खेलना। अमित ने भी गांव में रहते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह भी इसी तरह से यहाँ खेलते और अपने माता पिता के साथ समय बिताते थे। यह उसके लिए भी एक ताजगी भरा अनुभव था और वे इस बात से संतुष्ट थे कि उनके बच्चे भी अब उस स्नेह और सरलता का अनुभव कर रहे हैं जिसमें वे पले बड़े थे। अमित को गांव में कुछ दिन बिताने के बाद यह एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब बुजुर्ग हो गए हैं और उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसने देखा कि राधे श्याम जी अब उतनी मेहनत नहीं कर पाते थे जितनी पहले किया करते थे। सरला देवी जी की भी सेहत पहले जैसी नहीं रही थी और वे छोटी छोटी बीमारियों से जूझ रहे थे। अमित ने फैसला किया कि वह अब अपने माता पिता का और भी अच्छे से ख्याल रखेगा। अमित और निशा ने गांव में कुछ हफ्ते बिताए थे और यह समय पूरे परिवार के लिए बेहद सुखद और यादगार रहा। अमित ने अपने माता पिता के साथ बिताए इन पलों में कई पुरानी यादें ताज़ा कीं। उसने महसूस किया कि अब उसके माता पिता राधे श्याम जी और सरला देवी वृद्ध हो चुके हैं और उन्हें अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उनके साथ रहते हुए अमित ने देखा कि वे दोनों उम्र के साथ कमज़ोर हो गए हैं और उनके दैनिक काम काजों में कठिनाई आने लगी है।
सरला देवी जी की भी तबीयत अब समय समय पर बिगड़ने लगी थी और राधेश्याम जी भी अब खेतों में काम नहीं कर पाते थे। यह सब देखकर अमित के मन में यह विचार आया कि अब उसके माता पिता को गांव में अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। वह सोचने लगा कि उन्हें शहर ले जाकर अपने साथ रखना चाहिए ताकि वह उनकी बेहतर देखभाल कर सके। शहर में आधुनिक सुविधाएं, अच्छे अस्पताल और समय पर दवाइयां उपलब्ध थीं, जो गांव में आसानी से मिलना संभव नहीं था। अमित ने यह निर्णय लिया कि वह अब अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले जाएगा ताकि उनकी उचित देखभाल हो सके और वे बाकी का जीवन आराम से गुजार सकें। हालांकि अमित के इस फैसले से उसकी पत्नी निशा के मन में एक अजीब सा संकोच पैदा हो गया। वह अपने सास ससुर को शहर में अपने साथ लाने के पक्ष में नहीं थे। निशा को यह डर था कि अगर उसके सास ससुर उसके साथ रहने आएंगे तो उसे अपने जीवन की स्वतंत्रता और निजी स्थान खोना पड़ेगा। निशा पहले से ही 2 बच्चों की देखभाल कर रही थी और उसे चिंता थी कि सास ससुर के आने से उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। निशा का मन इस बात को लेकर उलझन में था। वह जानती थी कि अमित अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है और यह उसके लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए वह चाहकर भी इस बारे में अमित से खुलकर कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे इस बात की चिंता थी कि अगर वह अपने पति के सामने अपने विचार रखेगी तो यह उसके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। निशा के मन में यह दुविधा थी कि एक तरफ उसे अपने परिवार और घर का ख्याल रखना है और दूसरी तरफ अपने सास ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी भी आ सकती है। एक दिन शाम को जब सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, अमित ने अपने माता पिता से बात करने का फैसला किया। उसने राधेश्याम जी और सरला देवी से कहा, पिताजी, माँ, अब मैं आप दोनों को गांव में अकेले नहीं छोड़ सकता। आप दोनों की उम्र हो गई है और आपकी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ गांव में आपके पास सही चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि आप दोनों मेरे साथ शहर चलें। वहाँ पर मैं आप लोगों का अच्छे से ध्यान रख पाऊँगा और आप दोनों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। राधेश्याम जी और सरला देवी यह सुनकर हैरान रह गए। वे जानते थे कि उनका बेटा अमित उनके लिए बहुत सोचता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उन्हें शहर ले जाने का निर्णय लेगा। राधेश्याम जी ने अमित की ओर देखा और कहा, बेटा, हम तो यही गांव में ही ठीक हैं। यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। हम दोनों ने यहाँ पूरी जिंदगी बिताई है और हमें यहाँ की आदत हो गई है। शहर में हमारा मन नहीं लगेगा। सरला देवी ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ बेटा, हम यहीं पर खुश हैं। तुम अपना जीवन देखो, हम तो गांव में ही खुश हैं। यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण, सब कुछ हमारे लिए जाना पहचाना है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अमित ने उन्हें समझाते हुए कहा, पिताजी, माँ, मैं समझता हूँ कि गांव में आपका जीवन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब आपको मेरी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें ताकि मैं आपकी देखभाल अच्छे से कर सकूँ। आपके लिए शहर में सभी सुविधाएं मौजूद हैं और वहाँ पर मैं आपको रोज़ देख पाऊँगा। यहाँ गांव में आप दोनों अकेले हैं और मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। अमित के यह कहने पर राधेश्याम जी और सरला देवी थोड़े असमंजस में पड़ गए। वे अपने बेटे के प्यार और देखभाल की भावना को ठुकरा नहीं सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि अमित सही कह रहा है और उनकी उम्र के हिसाब से अब उन्हें शहर में रहना ही बेहतर होगा। आखिरकार वे भी इस बात पर सहमत हो गए कि अमित के साथ शहर चलेंगे। जब अमित अपने माता पिता से यह बात कर रहा था, निशा पास ही बैठी हुई थी। उसके मन में कई तरह की भावनाएं उठ रही थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने देखा कि अमित अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले जाने के लिए कितना दृढ़ है। निशा चाहती थी कि वह अमित से इस बारे में बात करे, लेकिन उसे लगा कि इस समय बोलना सही नहीं होगा। वह समझ गई थी कि अमित के लिए यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है
और अगर वह विरोध करती है तो इससे उनके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। निशा के मन में यह बात भी चल रही थी कि अगर उसके सास ससुर शहर में आकर रहने लगेंगे तो उसे अपने घर की व्यवस्था में कई बदलाव करने पड़ेंगे। उसे अपने बच्चों की देखभाल, अपने काम और घर के कामों के साथ साथ सास ससुर की देखभाल भी करनी होगी। लेकिन फिर भी उसने अपने मन की इन भावनाओं को दबा लिया और अपने पति के निर्णय का सम्मान किया। अगले कुछ दिनों में अमित ने अपने माता पिता को शहर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली। उसने गांव में अपने घर का सारा इंतजाम किया ताकि जब वे कभी वापस गांव आए तो उन्हें कोई समस्या ना हो। इसके बाद एक दिन अमित ने अपने माता पिता को साथ लेकर शहर का रुख किया। उधर राधे श्याम जी और सरला देवी के लिए यह एक बड़ा बदलाव था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गांव में बिताया था और अब शहर में जाकर रहना उनके लिए नया और चुनौतीपूर्ण अनुभव था। लेकिन वे अपने बेटे के इस निर्णय से खुश थे क्योंकि अब वे उसके पास रहेंगे और वह उनकी देखभाल कर सकेगा। अमित ने शहर में अपने माता पिता के लिए एक अलग से कमरा तैयार किया था ताकि वे आराम से रह सकें। उसने उनकी ज़रूरतों का हर ध्यान रखा और उनके घर में सहज महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास किया। अमित का यह प्रयास देखकर राधे श्याम जी और सरला देवी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उनका बेटा वास्तव में उनकी परवाह करता है और उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देना चाहता। राधे श्याम जी और सरला देवी का शहर आने का निर्णय पूरे परिवार के लिए एक नया अनुभव था। गांव की शांति और सादगी को छोड़कर अब वे एक नए माहौल में आ गए थे जहां जीवन शैली, तौर तरीके और दिनचर्या बिल्कुल अलग थे। हालांकि अमित ने अपने माता पिता को शहर लाकर एक सही फैसला किया था ताकि उनकी उम्र के इस पड़ाव में उनकी उचित देखभाल हो सके। लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आने वाली थीं। अमित के माता पिता राधे श्याम जी और सरला देवी ने पहले कुछ हफ्तों में शहर के जीवन में तालमेल बिठाने की कोशिश की। वे दोनों खुद को नई जगह, नए माहौल और नए तौर तरीकों के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे थे। निशा ने भी शुरुआत में अपनी सास ससुर का स्वागत किया और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। घर का माहौल कुछ समय तक बहुत अच्छा रहा, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट दिख रहा था। शुरुआत में राधे श्याम जी और सरला देवी ने घर के कामों में निशा की मदद करनी चाहिए। वे लोग पुराने विचारों और संस्कारों से जुड़े हुए थे, जहां बड़े बुजुर्ग घर की हर छोटी बड़ी बात में सलाह और मार्गदर्शन देते थे। वे निशा को सलाह देते कि घर का यह काम ऐसे किया जाना चाहिए या बच्चों की देखभाल इस तरह से करनी चाहिए। राधे श्याम जी और सरला देवी ने निशा से यह अपेक्षा की कि वह घर के कामकाज में उनके अनुभवों का लाभ उठाए और उनके तरीके अपनाए। हालांकि निशा आधुनिक विचारधारा की महिला थी, वह शिक्षित थी और उसे स्वतंत्रता से जीवन जीने की आदत थी। निशा को ऐसा लगता था कि वह अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही है और उसे अपने काम करने के तरीकों में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। उसने महसूस किया कि उसके सास ससुर उसे अनावश्यक रूप से टोक रहे हैं और यह बात उसके लिए धीरे धीरे असहज होती जा रही थी। राधे श्याम जी और सरला देवी का इरादा कभी भी निशा को नीचा दिखाने का नहीं था, बल्कि वे अपने अनुभवों के आधार पर उसे सलाह देना चाहते थे ताकि घर की व्यवस्था और बच्चों की देखभाल में कोई कमी ना रहे। लेकिन निशा के मन में यह बात बैठ गई थी कि उनके लगातार टोकने से उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। जब निशा काम पर जाती थी तो राधे श्याम जी और सरला देवी अपने पोते पोती की देखभाल करते थे। वे बच्चों को कहानियाँ सुनाते, उनके साथ खेलते और उन्हें नैतिक शिक्षा देते। पोते पोती भी अपने दादा दादी के साथ समय बिताने में बहुत खुश रहते थे। राधे श्याम जी और सरला देवी ने बच्चों को संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना शुरू किया। वे उन्हें अच्छे और बुरे का अंतर समझाते और उन्हें सादगी, ईमानदारी और परिवार के महत्व के बारे में बताते।
बच्चों को यह बातें बहुत पसंद आई और वे अपने दादा दादी से बहुत कुछ सीखने लगे। निशा को भी यह अच्छा लगता था कि उसके बच्चों को इस तरह के पारंपरिक संस्कार मिल रहे हैं, लेकिन जब बात घर के अन्य मामलों में दखल अंदाजी की जाती तो निशा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि उसके सास ससुर बच्चों की देखभाल तक सीमित रहें और घर के अन्य मामलों में उसे स्वतंत्रता दी जाए। कुछ महीनों तक यह सब चलता रहा। राधे श्याम जी और सरला देवी का बच्चों के साथ समय बिताना और निशा का काम के लिए बाहर जाना एक सामान्य दिनचर्या बन गई थी। हालांकि इस दौरान निशा और राधे श्याम जी के बीच कुछ बातों को लेकर मनमुटाव होने लगा था। राधे श्याम जी और सरला देवी पारंपरिक सोच के थे और उनके हिसाब से घर में एक निश्चित अनुशासन होना चाहिए था। वे चाहते थे कि बच्चे समय पर खाएं, समय पर सोएं और घर के अन्य काम भी एक निश्चित नियम के अनुसार हों। निशा के कामकाजी जीवन की वजह से वह अक्सर इन नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाती थी। वह काम से लौटने के बाद थकी होती थी और चाहती थी कि घर का माहौल थोड़ा सहज और लचीला हो। राधे श्याम जी और सरला देवी का यह मानना था कि बच्चों को नियमों का पालन कराना चाहिए और समय पर हर काम होना चाहिए। इस तरह की सलाहें जब निशा को दी जाती तो उसे यह महसूस होता कि उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरह दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बनने लगी। समय के साथ राधे श्याम जी और निशा के बीच टकराव बढ़ने लगा। निशा ने महसूस किया कि उसके ससुराल वालों का उसे बार बार टोकना अब एक आदत बन गई है। वह घर के किसी भी काम को अपने हिसाब से नहीं कर पाती थी और हर काम में उनके हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता था। राधे श्याम जी और सरला देवी का निशा का टोकना कभी घर की सफाई के तरीकों पर होता, कभी बच्चों की पढ़ाई के तरीकों पर, तो कभी खाना पकाने की विधि पर। निशा ने धीरे धीरे अपने मन में यह धारणा बना ली थी कि उसके सास ससुर उसकी काबिलियत और स्वतंत्रता को नहीं समझते और उसे अपने तरीके से काम करने का मौका नहीं देते। उसकी नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पा रही थी। अमित से भी उसने इस बारे में कुछ कहने से परहेज किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अमित अपने माता पिता के खिलाफ कुछ सुने। निशा जानती थी कि अमित अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और वह इस मामले में कुछ नहीं कह पाएगा। निशा की यह चुप्पी उसकी अंदरूनी तकलीफ को और बढ़ा रही थी। वह अपने सास ससुर के सामने शांत रहती, लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशान रहने लगी थी। जब भी राधे श्याम जी या सरला देवी उसे किसी काम के बारे में सलाह देते या टोकते तो वह अपनी भावनाओं को दबा लेती, लेकिन उसका मनमुटाव बढ़ता जाता। एक दिन जब बच्चों की पढ़ाई के समय को लेकर राधे श्याम जी ने निशा को कुछ सलाह दी तो निशा के सब्र का बांध टूट गया। उसने पहली बार खुलकर अपने ससुर से कहा, पिताजी, मुझे समझ में आता है कि आप बहुत अनुभव रखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने तरीके से काम करने दें। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके समय का ध्यान खुद रख सकती हूँ। कृपया हर बात में मुझे ना टोकें। राधे श्याम जी यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निशा इस तरह से प्रतिक्रिया देगी। वे हमेशा अपने अनुभव और समझ के आधार पर ही सलाह देते थे और उन्हें लगा कि निशा उनके प्रयासों को गलत समझ रही है। राधे श्याम जी को यह बात बुरी लगी, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। निशा और राधे श्याम जी के बीच हुए इस संवाद के बाद घर का माहौल बदलने लगा। निशा अब खुलकर अपने सास ससुर के साथ मतभेदों को व्यक्त करने लगी। वह अक्सर किसी न किसी बात पर राधे श्याम जी या सरला देवी से असहमति जताने लगी। राधे श्याम जी और सरला देवी भी अब महसूस करने लगे थे कि उनके और निशा के बीच दूरी बढ़ रही है। सरला देवी ने कई बार कोशिश की कि वह निशा से बात करके उसके मन की बात समझे, लेकिन निशा अब खुलकर उनसे भी दूरी बनाए रखने लगी थी। घर में धीरे धीरे एक तनावपूर्ण माहौल बनने लगा, जहां हर किसी के बीच कुछ न कुछ असहमति का माहौल रहता था। अमित को भी अब यह समझ में आने लगा था कि घर में कुछ सही नहीं चल रहा है।
उसने महसूस किया कि निशा और उसके माता पिता के बीच आपसी समझ में कमी आ गई है। अमित ने कोशिश की कि वह इस स्थिति को संभाल सके, लेकिन उसे भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से वह दोनों पक्षों के बीच समझौता करा सके। निशा और राधे श्याम जी के बीच मतभेदों का असर अब पूरे परिवार पर पड़ने लगा था। बच्चे भी अब इस तनाव को महसूस करने लगे थे और घर का माहौल पहले जैसा शांत और खुशहाल नहीं रहा। निशा अपने कामकाज के साथ साथ घर के माहौल से भी अब परेशान रहने लगी थी और राधे श्याम जी को और सरला देवी को भी यह स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। एक दिन तो राधे श्याम जी और निशा के बीच कुछ ज़्यादा ही मनमुटाव हो गया। निशा अब राधे श्याम जी या सरला देवी की किसी भी छोटी सी बात पर चिढ़ जाती थी। उसे अब उनकी कोई भी रोक टोक तो क्या, छोटी सी सलाह तक पसंद नहीं आती थी। उस दिन राधे श्याम जी ने अपनी बहू निशा से सिर्फ इतना ही बोला था कि बहू, बच्चों को बाहर का पिज्ज़ा बर्गर या बाहर का खाना ज़्यादा न खिलाया करो, यह बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। राधे श्याम जी का अभी इतना बोलना ही होता है कि निशा उन पर एकदम भड़क पड़ती है और उनसे सीधे बोलती है, यह बच्चे मेरे हैं, मैं चाहूँ जो इन्हें खिलाऊं, आपको इससे क्या, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और हम लोगों को ज़्यादा अकल ना सिखाएं। और ऐसा बोलकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आज तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। अब वह अमित से भी सीधे कह देती है कि वह उसके माता पिता के साथ नहीं रह सकती। अमित ने अपनी पत्नी निशा को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने उसे गुस्से से भी समझाया और प्यार से भी समझाया, लेकिन वह अपने निर्णय से टस से मस ना हुई। इधर जब उदास मन से अमित बाहर वाले रूम में बैठा था तो उसके पिता उसके पास आकर बोलते हैं, बेटा, हमारे कारण तुम्हारी गृहस्थी में कलेश हो रहा है। इससे अच्छा है कि हम अपने गांव ही लौट जाएं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो। अपने पिताजी की बात सुनकर अमित बोलता है, नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। लेकिन राधे श्याम जी और सरला जी के समझाने के बाद अमित थोड़ा मान जाता है। जब यह बात राधे श्याम जी के पोता और पोती को पता चलती है कि उसके दादा और दादी जा रहे हैं तो बच्चे उदास हो जाते हैं, क्योंकि अमित और निशा तो ऑफिस को चले जाते थे और बच्चे जब स्कूल से आते थे तो वो बेचारे घर में अकेले ही रहते थे। दादा दादी के आने से उनका समय अच्छे से कट जाता था। कहने को तो निशा और अमित ने राधे श्याम जी और सरला देवी जी के आने से पहले एक आया को घर पर रख रखा था, लेकिन वह बच्चों की ज़्यादा अच्छे से देखभाल नहीं करती थी। लेकिन आज निशा तो अपनी ही बात पर अडिग थी। अमित कुछ सोच समझकर अपने माता पिता को गांव छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और वह निर्णय लेता है कि कल अपने माता पिता को गांव छोड़ आएगा। अगले दिन अमित ऑफिस की छुट्टी लेकर अपने माता पिता को गांव छोड़कर आता है। राधे श्याम जी और सरला जी के घर से चले जाने के बाद उनके पोता पोती बहुत उदास रहने लगते हैं। एक दो दिन के बाद जब आरव आर्या से बात कर रहा था, दीदी दादा दादी चले गए, अब हम लोग कैसे रहेंगे। मुझे डर लगता था तो मैं उनके पास उनको पकड़कर सो जाता था। तब निशा की बेटी आरव से बोल रही थी, वो तो है, लेकिन अब मज़ा भी बहुत आएगा। ये लोग तो जब हम लोग बदमाशी करते थे तो डांटते थे, लेकिन आया तो दिन रात मोबाइल देखती रहती है, हमें अब कोई नहीं डांटेगा। निशा की बेटी खुश होती हुई बोली, लेकिन जब हमें भूख लगती थी तो दादी हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती थीं। हलवा खाने में कितना मज़ा आता था। अरे दादी तो केवल हेल्दी और बोरिंग चीज़ें ही खिलाती थीं। उनके जाने के बाद जब हमें भूख लगेगी तो मम्मी हमें पिज्ज़ा बर्गर मंगा कर देंगी, क्योंकि मम्मी को तो यह सब बनाना आता ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर निशा सोच में पड़ गई। इन सब बातों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। वह बच्चों की बातों को और गौर से सुनने लगी। उसकी बेटी उसके बेटे से थोड़ा बड़ी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह मम्मी को सुनाने के लिए जोर जोर से बोल रही थी। वह बोल रही थी, याद है पिछली बार दादी दादा नहीं थे तो आया ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया था। हम लोग यह बात मम्मी को नहीं बताए, इसलिए उसने हमें बहुत सारे चॉकलेट भी दिए थे। अब तो उसका बॉयफ्रेंड रोज ही आएगा। बेटी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी और निशा सोच में पड़ गई कि उसने कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठाया है। उसने अपनी बच्चों की बातों को गौर से सुना। तब उसे महसूस हुआ कि घर में बड़ों का होना कितना जरूरी है। आज बच्चों की बात सुनकर उसका मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर अपने बच्चों की बात याद आ रही थी। 5-6 दिन तो ऐसे ही कट गए। वह सोच रही थी कि इस संबंध में क्या अमित से फिर से बात की जाए, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर अब उसने अमित से कहा कि वह अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला ले तो वह उस पर बहुत गुस्सा करेगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उसके माता पिता का अपमान तो किया ही था। इसीलिए वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह करे तो अब क्या करे। इधर बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और आर्या और आरब घर पर अकेले ही रहते थे। अमित और निशा उन्हें सुबह घर में ताला लगाकर छोड़ जाते और एक चाबी बच्चों को देकर जाते ताकि वे किसी ज़रूरत पर दरवाज़ा खोल सकें। साथ ही वे मोबाइल भी दे जाते थे ताकि कोई समस्या हो तो बच्चों को कॉल कर सकें। एक दिन जब निशा और अमित दोनों ऑफिस में थे, आरब ने अपने यूट्यूब पर देखे गए कुछ विज्ञान प्रयोग करने का सोचा। उसे सोडियम के साथ एक मज़ेदार प्रयोग देखने को मिला था जिसमें सोडियम को पानी में डालने पर आग लग जाती थी। आरब को यह देखकर बहुत उत्साह हुआ और उसने घर में ही यह प्रयोग करने का सोचा। उसने सोडियम कहीं से हासिल कर लिया और उसे जैसे ही पानी में डाला, जोर का धमाका हुआ। पूरा कमरा धुएं से भर गया और आग लग गई। घर के पर्दे, बिस्तर और कपड़े सब जलने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनाई दी, लेकिन घर बंद था और आसपास कोई नहीं था जो मदद कर सके। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैल चुकी थी। किसी ने दमकल को बुला लिया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई घर के पास भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। निशा और अमित को ऑफिस में किसी ने फोन पर घटना की जानकारी दी। दोनों घबराए हुए तुरंत घर की ओर भागे। रास्ते भर निशा के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे बच्चे, क्या वे सुरक्षित होंगे? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अमित भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन निशा को संभालते हुए उसे ढांढस बांधने की कोशिश कर रहा था। जब वे घर पहुंचे तो आग बुझ चुकी थी, लेकिन घर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। घर खंडर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर राख फैली थी। कहीं भी बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई जली हुई हड्डी, ना कोई संकेत। निशा की चीखें सुनाई दे रही थीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। अमित और निशा दोनों ही टूट चुके थे। दुनिया जैसे खत्म हो गई हो ऐसा महसूस हो रहा था। आसपास के लोग भी स्तब्ध थे और सहानुभूति से उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। धुएं और राख के बीच से 2 मासूम बच्चे हंसते खेलते उनकी ओर बढ़ते दिखे। उनके साथ एक बुजुर्ग जोड़ा था, अमित के माता पिता। उन्होंने बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे और सुरक्षित बाहर ला रहे थे। निशा और अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? बच्चे जिंदा थे और वह बुजुर्ग जोड़ा जिन्होंने उन्हें बचाया था कोई और नहीं बल्कि उनके अपने माता पिता थे। अमित के माता पिता ने कहा, हम हर रोज यहाँ आते थे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तुमने सोचा था कि हम तुमसे दूर चले गए हैं, लेकिन माता पिता का दिल कभी बच्चों से दूर नहीं होता। मेरे बेटे अमित ने हम दोनों को गांव जाने ही नहीं दिया। उसने हमें यहीं पर एक पास में कमरा दिला दिया था कि वह हम लोगों की देखभाल कर सके। वह नहीं चाहता था कि हम लोग गांव जाकर रहें, इसलिए हम अपने पोता पोती से भी मिलने आ जाया करते थे। लेकिन हमने यह बात उन दोनों को तुम्हें बताने से मना किया था। आज अगर हम नहीं होते तो शायद
उनकी बात पूरी होने से पहले ही निशा ने दौड़कर अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह समझ चुकी थी कि परिवार का असली मूल्य क्या होता है। अमित भी अपने माता पिता के गले लग गया। निशा ने महसूस किया कि जिन लोगों को उसने बोझ समझा था वे ही असल में उनके जीवन के संरक्षक थे। उस दिन से निशा ने ठान लिया कि अब वह कभी अपने सास ससुर से अलग नहीं रहेगी। वह समझ गई थी कि परिवार का प्यार, सम्मान और सहारा सबसे बड़ी दौलत होती है। अब सब साथ रहते थे, एक संयुक्त परिवार की तरह। हर दिन एक नए सिरे से शुरू होता था, जहां सभी एक दूसरे के साथ थे और यह जान चुके थे कि असली खुशी केवल साथ रहने और एक दूसरे की परवाह करने में है। अब निशा को अपने सास ससुर की टोका टाकी बिल्कुल भी खराब नहीं लगती थी, बल्कि वह उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखती थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।